नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति क्या है, किस प्रकार से ये होती है और इससे संबंधित कुछ राशियां हैं वो क्या क्या होती हैं। जैसे तरंग दैर्ध्य हो गया, तरंग संख्या हो गई, आवर्ती हो गई। उन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में आता है या फिर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाना, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि जेम्स मैक्सवेल ने अपना ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार से दिया था। तो सबसे पहले तो वैज्ञानिक की बात करें इसमें, तो इसमें जो साइंटिस्ट जिन्होंने काम किया उसका नाम जेम्स मैक्सवेल है। ये हम सब लोग जानते हैं, जेम्स मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल इनका नाम था। जेम्स मैक्सवेल ने ये सारी बातें बताई थी 1870 में। ठीक है, जेम्स मैक्सवेल नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1870 में विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति के बारे में हमें समझाने का प्रयास किया था। ठीक है ना। देखिए, विज्ञान की दुनिया के अंदर कोई भी साइंटिस्ट अपने आप को सर्वसर्वा नहीं मानता है। वो बोलता है कि मैंने ये प्रयास किया है। ठीक है ना, हर कोई अपने प्रयास को महत्व देता है। तो जेम्स मैक्सवेल ने 1870 में हमें ये समझाने का प्रयास किया कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की प्रकृति तरंग प्रकृति होती है। आगे आने वाले समय में और भी खोजें हुई, उनकी चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल तो इनकी बातों को समझते हैं कि इन्होंने हमें क्या समझाने का प्रयास किया। तो इन्होंने ये बताया कि अगर कोई आवेशित कण है इस प्रकार का, मान लीजिए इसके ऊपर क्यू आवेश है। अब ये क्यू धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन आवेश है। बस फिलहाल के लिए इतना ही मानो कि कोई कण है और उस कण के ऊपर आवेश है। अगर कोई आवेशित कण गति करता है और वो भी त्वरण के साथ, माने उसका वेग निरंतर एक समान नहीं बना हुआ है, वेग बदल रहा है। अगर दिशा भी बदलती है तो वेग को बदला हुआ मानते हैं। याद रखना इस बात को, जो रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों में जिसको हमने गिना था। तो अगर कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है, मान लीजिए ए त्वरण से वो गति कर रहा है। ठीक है ना, अगर कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये विद्युत क्षेत्र इसकी गति की दिशा के लंबवत होता है, और जो दूसरा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसके भी ये लंबवत होता है। देखना, दोबारा बोल रहा हूं, अभी आपके समझ में आएगी ये चीजें, कि जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं और उसकी गति की दिशा के भी लंबवत होते हैं। और जब ये आगे बढ़ता है तो एक तरंग के रूप में बढ़ता है। कौन कौन बढ़ रहा है आगे? ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जब आगे बढ़ते हैं, संचरित होते हैं, तो तरंग के रूप में संचरित होते हैं। और ये तरंग एक प्रकार से दोलायमान होती है। अब ये दोलायमान क्या होता है वो देखो। अभी मान लो कि ये एक्स एक्सिस है। ठीक है ना, इसको एक एक चीज को बस समझते जाओ ध्यान से। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। अगर ये जेड है तो इसका कुछ ना कुछ माइनस भी तो होगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनस जेड बोलते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस मानू तो इसका क्या हो गया? माइनस एक्स भी तो होता है। और अगर ये वाई एक्स है तो इसका भी माइनस में तो होगा, कि ये वाला माइनस वाई है। तो देखो, यहां पे कण था। अब की बार मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। यहां पे कण था, और जब इसने इस दिशा में गति करना प्रारंभ किया तो इसके चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की दिशा हमने इस तरह मान रखी है। तो इसी के आधार पर मैं आगे रख रहा हूँ। कण को मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। जब इसने गति प्रारंभ करी, त्वरित गति प्रारंभ करी, तो इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा पहले इधर थी। एक निश्चित समय के बाद में क्या होगा कि ये वाला जो विद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा बदल के दूसरी इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगी। एक बार धनात्मक, एक बार ऋणात्मक, एक बार धनात्मक, एक बार ऋणात्मक। तो कैसे चलेगा ये?
ये ऐसे एक पीक पॉइंट आएगा, वहां से घटेगा, फिर ऋणात्मक हो जाएगा, फिर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर धनात्मक हो जाएगा, फिर ऋणात्मक, फिर धनात्मक। इस प्रकार से ये लगातार गति करता रहता है। तो कभी ये धनात्मक हो रहा है, कभी ऋणात्मक हो रहा है, माने विद्युत क्षेत्र ऐसे ऐसे दोलित होकर के आगे बढ़ रहा है। ये का ये काम कौन करेगा? ये का ये काम करेगा अपना चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र पहले मान लो धनात्मक जेड की ओर था, तो थोड़ी देर बाद में वो ऋणात्मक जेड की ओर, इस पहले उसकी दिशा इस तरफ थी, बाद में उसकी दिशा इस तरफ, लगातार ये गति करता रहेगा। तो ये इस प्रकार से इसकी भी लगातार दोलायमान गति होती रहेगी। ठीक है ना? अब फिर से मैं इसको बोलता हूं, ध्यान से सुनना, कि जेम्स मैक्सवेल ने यह बताया कि जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये तरंग के रूप में संचरित होते हैं और ये तरंग के रूप में संचरित होते हैं और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत और एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया तरंग, इसकी प्रकृति। ठीक है ना? फिर से सुनो, जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो कि एक दूसरे के लंबवत होते हैं और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं और दोलायमान तरंग के रूप में लगातार ये संचरित होते रहते हैं। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरंग प्रकृति, विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। अब ये तरंग है, हम जानते हैं कि ये क्या बन गई, अब तरंग, तरंग है। अब तरंगों को, कुछ तरंगे ऐसी होती है जिनको संतरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन ये जो EMW है, EMW तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको संतरित होने के लिए माध्यम की माध्यम की आवश्यकता आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक तरंग है और इसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार प्रकाश एक तरंग है, उसी प्रकार ये भी एक तरंग है। अब तरंग होगी तो इससे संबंधित कुछ राशियां भी होंगी। तो उसमें सबसे पहली राशि है लैम्डा। लैम्डा बोले तो तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, फिर आधा है य के ऊपर है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तो देखो, एक अगर इस प्रकार से मैं तरंग लूं, मान लो ये कोई तरंग है ना, कोई भी तरंग है, तो इस तरंग के ऊपर वाला ये जो हिस्सा होता है, जो ऊपर उठा हुआ है, इसको बोलते हैं श्रृंग। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? श्रृंग बोलते हैं। और जो गड्ढा गड्ढा दिख रहा है, इसको बोलेंगे गर्त। श्रृंग और इसको गर्त बोलते हैं। तो जब तरंग संतरित होती है तो श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त, श्रृंग गर्त, इस प्रकार से बनाती रहती है, दोलायमान रूप से वो आगे बढ़ती रहती है। तो दो श्रृंगों या दो गर्तों के बीच की ये जो दूरी होती है, इसी को तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है ना? दो श्रृंगों, ऊपर से नापेंगे तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी, नीचे से नापेंगे तो दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य बोलते हैं। अब चूंकि ये दूरी है तो इसका जो मात्रक होगा, इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक वही होगा जो दूरी का मात्रक होगा। जैसे कि मीटर हो गया, है ना, छोटी दूरी है तो सेंटीमीटर में ले लेंगे, और छोटी दूरी है तो मिलीमीटर में ले लेंगे। और इसका जो सबसे चिर परिचित, जो बार बार हम काम में लेने वाले, वो है एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना? 1 मीटर के अंदर होते हैं 10 की घात 10 एंगस्ट्रॉम। इसको आगे पीछे करके अपन कन्वर्ट कर करके काम में लेंगे। तो ये हो गया तरंग दैर्ध्य, दो श्रृंगों और दो गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अब देखिए, एकांक दूरी के अंदर, मान लीजिए यहां से लेकर के यहां की दूरी मैं नाप लूं, तो एकांक दूरी के अंदर जो तरंग दैर्ध्यों की संख्या होती है, उसको बोलते हैं तरंग संख्या। ठीक है ना? एकांक या इकाई, इकाई लंबाई में लेम्डा की संख्या, एकांक लंबाई में तरंगदैर्ध्यों की संख्या को बोलते हैं तरंग संख्या, और इसको न्यू बार बोलते हैं। ठीक है? तो न्यू बार इक्वल टू 1/λ। इसको डायरेक्ट याद रखना, इसकी परिभाषा भी याद रखना कि एकांक लंबाई के अंदर तरंग दैर्ध्यों की संख्या को तरंग संख्या बोलते हैं। ये नंबर 2 दूसरी बात हो गई। पहली बात तो क्या होती, तरंग दैर्ध्य था, और दूसरे तरंग संख्या को। तीसरी हमें याद रखनी है यहाँ पे आवृत्ति। नंबर 3 पे क्या याद रखना है? आवृत्ति को भी याद रखना है। आवृत्ति को न्यू से लिखते हैं। देखो, ये न्यू बार है और ये न्यू है। आवृत्ति क्या होती है?
एक कोई ये बिंदु पकड़ लो ऐसे, और इस बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली तरंगों की संख्या को हम लोग बोलते हैं आवर्ती। जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, एक सेकंड में यहाँ से कितनी तरंगें गुजर रही है, वही होती है आवर्ती। तो प्रति सेकंड किसी बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आवर्ती बोलते हैं। अब चूंकि प्रति सेकंड है तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो सेकंड इनवर्स हो जाएगा, और हेनरी हर्ट्ज को सम्मान देने के लिए आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज बोला जाता है। या तो प्रति सेकंड बोलेंगे तो वो भी सही है, और हर्ट्ज भी सही है, ठीक है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ पे ये याद रखनी है कि जो प्रकाश का वेग होता है उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रकाश के वेग की जो प्रकाश के वेग का जो मान होता है वो होता है 2.99792 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। और इसको हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमें इसी को याद रखना, ये केवल जानकारी के लिए बताया गया है, एग्जैक्ट ये होता है, और हम सवालों में जब काम में लेंगे तो इसको काम में लेने वाले हैं, ठीक है। ये हो गई विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। आई होप इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प जरूर हुई होगी, और आगे आने वाले वीडियोस की